हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक और नए वीडियो पर। आज के वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं झारखंड कॉलेज डुमरी का अभिनंदन समारोह, जो कि आज सैनिकों के हमले के बारे में चर्चा होगी। और आज का मुख्य अतिथि जो एक वीर सैनिक प्रवीण दैतिया जी हैं और आज अपने वीरता के बारे में और ताज होटल के हमले के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, काफ़ी अच्छे जानकारी आपको मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप सभी को। झारखंड महाविद्यालय डुमरी परिवार ईश्वर तुल्य अतिथि गणों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे बीच हम सबका प्रेरणा से ओतप्रोत अपना उद्बोधन प्रदान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं मान्यवर श्री प्रवीण दैतिया जी बैठे हैं। आप पूर्व सैनिक हैं। हम सबको ज्ञात होगा 26 नवंबर 2011 को मुंबई में ताज होटल में आतंकी हमला हुआ था और उस आतंकी हमले में आपको गोली लगी थी और आप घायल हुए थे। इसके पश्चात आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं और पूरे भारतवर्ष में आपका यह उद्बोधन, मार्गदर्शन और यात्रा आपकी चल रही है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं और आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। तालियां में कॉलेज के आदरणीय सचिव महोदय प्रोफेसर बालेंदु जी से निवेदन करता हूं कि श्रीमान प्रवीण जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करेंगे। और किसी का अर्जेंट कॉल आता है तो आप सुनने के लिए बाहर जा सकते हैं, साइलेंट में डाल लीजिए। मोबाइल का बड़ा लफड़ा है, पता है आपको कैसे मोबाइल आपको कहां फंसा सकता है? मोबाइल ताज होटल में काफी लोग इसी मोबाइल की वजह से ही मारे गए। उनका मोबाइल बच गया, वो जहां छुपे हुए थे टेररिस्ट ने ढूंढ लिया, पॉइंट ब्लैंक, काम खत्म। तो जब भी आपको लगता है खतरा है या कुछ ऐसी चीज होने जा रही है, तो सबसे पहले अपने शरीर के चीजों को देखें, आपने क्या क्या पहना हुआ है उनको हटा दें। चमकीली चीज है, जो चमकने वाली चीज है वो हटा दें। और अपने मोबाइल को साइलेंट पे भी डाल रहे हो तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी जगह पे कभी फंसते हो, जिंदगी भर याद रखना है पॉइंट। वाइब्रेशन की भी साउंड साइलेंस में सुनाई देती है। तो काफी लोग जो गेस्ट थे वो इसी वजह से मारे गए क्योंकि उन्होंने मोबाइल को ऑन ही रखा। और टेररिस्टों को तो पता ही, उनका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई कुछ नहीं होता उनको तो मारना है। वो कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, उन्होंने सबको मारा। तो हम कहाँ पे थे? परमवीर चक्र योगेंद्र यादव। मेरे खुद के गांव से 39 मार्टर्स मेरे गांव से हैं। तो कारगिल वॉर में मेरे बराबर वाले गांव में भी शहीद हुए थे। मैं उस जो शहीद हुए थे उनके दर्शन के लिए भी गया और उस यात्रा में भी शामिल हुआ जो उनकी अंतिम यात्रा थी। तो ये करीब का रिश्ता है बहुत मेरा। और मैंने भी ठाना कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा।
मेरे बड़े भाई आर्मी में ही हैं, अभी रिटायर हुए हैं, लास्ट जनवरी में रिटायर हुए। अभी 30 साल की उन्होंने जाट रेजिमेंट में सेवा की। और मेरे गांव से एवरेज हर घर से फौजी है, अभी भी हर घर में फौजी है। तो जब मैं छोटा था तो मैं 62 के वॉर, 65, 71 के वॉर की कहानियाँ जो हमारे बुजुर्ग फौजी हुआ करते थे उनसे सुना करता था। और 99 मेरे सामने हुआ और इतनी बड़ी विटनेसेस मेरे सामने हैं कि मैंने खुद उन सब चीज़ों में भाग लिया। तो एक देश के प्रति एक भावनाएं हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जागृत हो जाती है। तो मैं भी आर्मी में जाने के लिए तैयार हो गया। पीछे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ आराम से दोनों। तो 2-3 भर्तियां देखने गया तो वहां पे मुझे हाइट में ही निकाल देते थे, बहुत छोटी हाइट थी। 162 हाइट हुआ करती थी उस समय पर जब मैं भर्ती देखने गया। तो वो बेचारे जितने भी आर्मी वाले थे वो मुझे निकाल देते कि यार तुम तो यार बहुत छोटे हो अभी। तो थोड़ी निराशा हुई। तो ये मैंने अपने जो बड़े भाई थे उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी तो 3 सेंटीमीटर की ही मिलेगी। 62 है तो 65 ही हो सकता है, 5 सेंटीमीटर कहां से लाओगे? तो बेटर तुम क्या करो, एयरफोर्स या क्या ज्वाइन करो, नेवी ज्वाइन कर लो। थोड़ा सा मैं पढ़ने लिखने में थोड़ा होशियार था। क्या था? होशियार था। पूरा जो मोहल्ला है हमारा, करीब करीब मोहल्ले में हमारे 200 घर हैं। 200 घर में करीब करीब 20-22 लोग थे जो 10th में जब पढ़ा करते थे, 10th 12th में। तो 10th में हम 2 ही पास हुए थे बस। उस समय पे रिजल्ट बड़े कठिन होते थे, पास नहीं होते थे इतनी आसानी से। तो हमें कौन से विद्यार्थियों में गिनती होती थी फिर? पढ़ाकू। और थे भी हम ऐसे ही, थोड़े पढ़ाकू टाइप के थे। तो 12th किया, 12th करने के बाद भर्ती देखनी शुरू कर दी तो फिर हाइट की वजह से रुक गए। लेकिन एक रास्ता मिला कि मैं नेवी में जा सकता हूँ। तो फिर मैंने नेवी में अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में मैं नेवी में चला गया। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर 17 साल से 17 वर्ष यहाँ पर उम्र किस किस की है? 17 से 17 अच्छा 16 किसकी है? 17 इतने हैं ऊपर ये सब। तो 17 साल और 14 दिन का जब मैं चिल्का में ट्रेनिंग के लिए पहुंचा था। कितनी एज थी? 17 वर्ष और 14 साल का था मैं जब मैंने डिफेंस के अंदर कदम रखा था। और जब ये ऑपरेशन हुआ जब मेरी उम्र 23 साल थी। जैसे विक्रम बत्रा की कितनी एज थी? 23। भगत सिंह की कितनी थी? 23। तो 23 ना बड़ी क्रिटिकल एज है। इस देश में 23 साल की उम्र में बहुत लोग शहीद हुए हैं। ईश्वर ने मुझे बचा लिया, बच गए। नेवी में गए, फिर वहां पे लगा कि और अपॉर्चुनिटी है। तो इस देश का सबसे कठिन कोर्स किस स्पेशल फोर्सेस का होता है? किसका होता है? पैरा बता रहा है। कौन है भाई? तो आपको बता दूं कि इस देश का सबसे कठिन कोर्स स्पेशल फोर्सेस में, स्पेशल फोर्सेस मतलब सबसे ऊपर हो गई। ओनली मार्कोस का ही होता है, पैरा भी उसके लेवल पर नहीं है। और देश की अकेली ऐसी फोर्स है जो 3 डायमेंशनल काम करती है, एयर में, वाटर में और लैंड पर। अभी आपने 2 दिन पहले न्यूज सुनी थी, सोमालियन पायरेट्स को घेरा कितने लोगों को पता है? ऑपरेशन कैसे हुआ है पता है? मैं बताता हूं ऑपरेशन को कैसे हुआ है। जो मरीन कमांडोज थे उनको बाई एयर समुद्र में उनको पैरा जंपिंग कराई गई। कहां पर? समुद्र में, एयरक्राफ्ट से। और
जो हमारी बोट होती है वो भी ऊपर से ही पैराशूट के द्वारा ही समुद्र में फेंकी गई। तो पहले बोट आई, उसके साथ साथ फिर कमांडो आए और उन बोट को उन्होंने वहां से रिलीज किया और अपने वेपन वगैरह सब लेकर उस जहाज पर चढ़े और उस जहाज को घेरा और उन पायरेट्स को वहां पर क्या किया, अरेस्ट किया और बाकी जो लोग थे उनको वहां पर बचाया। ये अपनी तरह का दुनिया का आज तक का इंडिया का सबसे कठिन ऑपरेशन में से एक है और मैं उसमें एक्सपर्ट हूं। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल की प्लानिंग। अब खुले समुद्र में आपका एयरक्राफ्ट आपकी बोट को और आपको फेंक देता है पानी में। समुद्र की गहराई कितनी होगी, पैराशूट से आप जंप कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो जमीन पर नहीं हो, अगर थोड़ी भी गलती हुई तो डेड बॉडी मिलना मुश्किल है। पैराशूट आपको नीचे लेकर चला जाएगा पूरा का पूरा, समझ गए। एक छोटा सा गलती आपकी पूरी जिंदगी को खत्म। तो कितनी माइनर है, इतने इतने अच्छे ऑपरेशंस मार्कोस करते हैं। तो वर्ल्ड रैंकिंग मार्कोस की सेकंड और थर्ड रहती है, बस सबसे नंबर 1 पे अपने ब्रिटेन के हैं और उसके बाद में नेवी सील्स हैं, यही है। उसके बाद मार्कोस आते हैं। तो आप देख सकते हो कि उनकी जो क्वालिटी है वो किस लेवल की होगी। तो उस फोर्सेस में से, स्पेशल फोर्स में से मैं आया हूँ रिटायर्ड होके, और उसी फोर्स ने ताज होटल का पहला अटैक हमने झेला था रात को। और उस जो टीम थी उस टीम को लीड करने वाला व्यक्ति कौन था, मैं था। और मेरा जो एनकाउंटर था, पूरी ब्रीफ अगर जाओगे तो YouTube पर बहुत पड़ा हुआ है। आप मार्कोस प्रवीण डालोगे तो आपको मेरा YouTube चैनल भी मिलेगा और बहुत सारे वहां पर आपको सब मिल जाएंगे। काफी कुछ डिटेलिंग नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा बताऊंगा आपको। अंधेरे कमरे में चारों टेररिस्ट के साथ में मेरा एनकाउंटर हुआ और हम रोशनी से अंधेरे में गए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो पहली गोली जब फायर की टेररिस्ट ने, तो मैंने भी फायर किया। मेरी ट्रिगर पे उंगली थी, AK-47 मेरे पास में भी थी, और पहली गोली कान को फाड़ते हुए लेकर चले गई पूरा, और मैं वहां गिर गया। जब जलन हुई, खून निकला, गरम गरम खून होता है भाई, देखो सच बता, हीट बहुत ज्यादा होती है, जलन बहुत ज्यादा होती है। NCC वाले बच्चे हैं यहाँ पर, आप में से कोई बता सकता है कि जब AK-47 की गोली बैरल से निकलती है उसका टेम्परेचर कितना होता है? ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है। NCC वाले बता सकते शायद, और तो कोई नहीं बता पाएगा। कितना होता है टेम्परेचर? अच्छा, उसके आगे लिख दो, नो आइडिया। 1000 डिग्री प्लस। जब बैरल से गोली निकलती है AK की, उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री प्लस होता है। आप तो आप लगा सकते हो कि क्या हालत होती होगी जब वो किसी की बॉडी से टच करे या बॉडी को। तो अपने आप को संभाला, होश आया, भगवान को थैंक यू कहा। क्यों कहा? क्या था ये? हेडशॉट। अगर 1 mm भी इधर होता तो क्या होता? शहीद प्रवीण तेवतिया। ऐसे ही बच गए, संभाला, देखा मेरा बड्डी बड्डी कहाँ है, तो बड्डी और पूरी टीम बाहर, अब हम अकेले। संभाला तो एक सोफा मुझे दिखाई दिया, तो मैं खिसक खिसक के सोफे के बीच में गया के कवर ली, और फिर देखा तो पूरा कान जो था पूरा उखड़ चुका था और मांस का पूरा लोथड़ा यहाँ पर लटका हुआ था। संभाला और आधे घंटे तक करीब फायरिंग करता रहा। उसके बाद मुझे लगा कि इनको ऐसे नहीं मार सकते, तो फिर मैंने एक निर्णय लिया एक भारतीय सैनिक होने के नाते कि मैं इनको ऐसे मार नहीं सकता। मेरी टीम अंदर घुस नहीं रही है, आधा घंटा के आसपास हो चुका है, तो क्या किया जाए?
तो फिर मैंने क्या किया, हैंड ग्रेनेड निकाला और मैंने उनके ऊपर फेंक दिया। अब डिस्टेंस कितनी है, 10 से 12 मीटर ही है बस हमारे बीच में, वो 4 है और मैं अकेला हूँ। अब इसमें क्या हो सकता है, मर सकता हूँ कि नहीं मरूँ, चांसेस है कितने परसेंट, 99% जाना है। तो ये सोचकर, ये जानकर एक निर्णय लिया गया कि मैं मर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जैसे प्रवीण तेवतिया और आ जाएंगे भारत माँ की सेवा करने के लिए। लेकिन ये जो आतंकवादी हैं इनको मरना चाहिए। और मेरे जो देश के जो लोग हैं, बराबर वाले रूम में 185 लोग थे, जिसमें आज के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी भी उसी रूम में थे। उनके मित्र दुबई पोर्ट के सीईओ थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं आज वो दुबई के। और 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट्स, अमेरिकन, 2 जर्मन सीनेटर और 3 शादी के गेस्ट, टोटल मिला के 185 लोग थे, बराबर वाले लोग। और बाहर मेरी टीम थी जिनके पास कोई सुरक्षा ही नहीं थी, अगर ग्रेनेड भी फेंका जाए तो सारे मारे जाए। उनकी भी चिंता है, गेस्ट की भी चिंता है, और सामने आतंकवादी को भी मारना है। तो बड़ी निराशा हुई जब ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड नहीं फटा। तो जो ये 59 घंटे तक ऑपरेशन चलने वाला था, जब एनएसजी आई थी 8:30-9 बजे अगले दिन, तब तक तो ये ऑपरेशन क्या हो जाता, खत्म हो चुका होता और चारों आतंकवादियों को मारने का क्रेडिट हमें मिला होता। मर जाते हो कोई बात नहीं है, उससे तो चलता रहता जीवन है। कोई अमरता का पट्टा नहीं लाया आज तक यहाँ पर। सबके घर में दादाजी का, परदादाजी का फोटो लगा होगा, धीरे धीरे वो हट जाएगा, धीरे धीरे आपका चिपक जाएगा और धीरे धीरे आप भी, आपकी जनरेशन आएगी आपको भी हटा देगा। लेकिन आपका देश के प्रति क्या समर्पण रहा, क्या त्याग रहा, ये देश कभी नहीं भूलता है। आपका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है। तो ऐसा मौका मेरे पास में था, फिर निराशा हुई। तब तक मेरी टीम ने सोचा कि प्रवीण तेवतिया अंदर शहीद हो गया। क्यों? कोई कम्युनिकेशन सेट नहीं, हेलमेट सर पे नहीं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी वो AK-47 को गोली को रोक ही नहीं सकती थी। ये सब चीज मैं जानता था, उसके बाद भी मैं सबसे आगे चल रहा था। आप देख सकते हो, समझ सकते हो चीजों को। तो उन्होंने अंदर टीयर गैस ठोक दी। टीयर गैस का जो ग्रेनेड था वो भी मेरे पास ही आके ब्लास्ट हुआ। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन कट ऑफ, आंखों से पानी जाने लगा, दम घुटने लगा। तो एक ही निर्णय है, अब क्या बचा? मरना। पहले तो 1% था भी, 99% है, अब क्या है? 100% आपको जाना ही है। अब तो मेरे पास ग्रेनेड भी नहीं है, कैसे मारूं उनको मैं? अब तो नहीं है, एक ही था। तो मैंने निर्णय लिया कि एक सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है या दुश्मन की आखिरी सांस तक लड़ता है। तो मैं वहां पर खड़े होकर उनके ऊपर फायरिंग की और एक आतंकवादी मारने में मैं कामयाब रहा। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा और जाने लगा, तब तक मुझे 4 और गोलियां लगी, जिनमें एक गोली छाती के आर पार निकली, राइट साइड से, यहां से आर पार निकल गई और पूरे फेफड़े को साथ में लेकर चली गई। बाहर जाकर मैं गिरा, मेरी टीम हॉस्पिटल में लेकर गई। तो डॉक्टर ने कहा कि 30 सेकंड और नहीं आते तो ये कमांडो एक्सेस ब्लीडिंग से ही मर जाता है। और फिर 4-5 घंटे का ऑपरेशन चला। उसमें जो फटा हुआ फेफड़ा था उसको साफ वगैरह कर दिया और जो छोटा मोटा बचा था उसको चेस्ट वॉल के साथ में स्टिच कर दिया, सील दिया अंदर। अभी भी ये हैंग होता है, पता चलता है कि हाँ ये ऐसा लटका हुआ है।
आपका फील होता है? अंदर फेफड़ा फील होता है आपको? तो भी हम बात कर रहे थे एक जगह पर बैठकर, आंखों की वैल्यू कब? जब फूट जाए। आंखों की वैल्यू कब? जब फूट जाए। हाथ की वैल्यू कब? जब टूट जाए। उंगली की वैल्यू कब? जब टूट जाए। आपको तभी पता चलेगा कि इन उंगलियों की वैल्यू क्या है। और तब हमें पता चला कि इस फेफड़े की वैल्यू ये है। हर तीसरी सांस बड़ी मुश्किल से लेते थे। 3 अटेंडेंट मेरे साथ में चलते थे। पहले तो व्हील चेयर पर घुमाते थे थोड़ा थोड़ा, फिर खड़े किए तो तीन लोग रहते थे मेरे साथ में, एक इधर, एक लेफ्ट, एक राइट और एक पीछे। और एक जो ड्रेनेज होते हैं ब्लड के, वो पकड़ के चलते थे। 19 दिन लगातार आईसीयू में जिंदगी और मौत का संघर्ष चला। डॉक्टर ने कहा कि 3 से 4 दिन ये जिंदा बचेगा नहीं, ये व्यक्ति जिंदा नहीं बच सकता। 19 दिन अपनी मौत के साथ लड़े और जिंदा बाहर निकले। तो डॉक्टर ने कहा कि ये मिराकल है। तो आज मैं पूरे विश्व में अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी छाती के आर पार AK-47 की गोली निकली हो, फेफड़ा फटा हो, 4 रिब्स टूटे हो और वो व्यक्ति जिंदा खड़ा हो। आज का समारोह आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे।